नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में बेहद खास मेहमान आज उपस्थित हैं। आप हैं डॉक्टर राघवेंद्र चौबे। आप प्रोफेसर हैं और अस्थि रोग विभाग बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। नमस्कार, मेरे सभी श्रोताओं बंधुओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार पहुँचे। जी डॉक्टर साहब, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्राथमिक चिकित्सा। हमारे जीवन में कई बार प्राथमिक चिकित्सा की बहुत आवश्यकता होती है और प्राथमिक चिकित्सा इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मरीज का अस्पताल में पहुंचने से पहले प्राथमिक चिकित्सा कई बार देना यह तय करता है कि गंभीरता कितनी बढ़ेगी घटेगी। तो इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे डॉक्टर साहब हम। और सबसे पहले अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा हम किसे कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किसी रोग के होने या चोट लगने पर जो सीमित उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। इसका उद्देश्य कम से कम साधनों में इतनी व्यवस्था करना होता है कि चोटग्रस्त व्यक्ति को सम्यक इलाज कराने की स्थिति में लाने में लगने वाले समय में कम से कम नुकसान हो। अतः प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा कम से कम साधनों में किया गया सरल उपचार है। कभी कभी यह जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि प्राथमिक चिकित्सा कई बार जीवन रक्षक भी सिद्ध होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, प्राथमिक चिकित्सा का तो बहुत महत्व है, किस तरीके से किया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति प्रशिक्षित नहीं होता, हर व्यक्ति ट्रेंड नहीं होता, मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं होता, प्रोफेशनल नहीं होता। तो किस तरीके से कर सकते हैं और इसे कैसे दिया जा सकता है? प्राथमिक चिकित्सा का महत्व केवल जान बचाने में ही नहीं है, इससे व्यक्ति को ठीक होने में भी कम समय लगता है और व्यक्ति को कोई बड़ा शारीरिक नुकसान होने से भी बचाया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा करना सीखने से आप आपातकालीन स्थिति में शांत रहना और प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यक प्रक्रियाओं के बारे में सीख सकते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपातकालीन स्थिति में आप अधिक प्रभावपूर्ण चिकित्सा कर पाएंगे। जैसे यदि हर बार एक्सीडेंट होने या चोट लगने पर अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घायल व्यक्ति को दर्द या परेशानी नहीं हो रही। अगर एक बच्चा बुखार या चोट के कारण रो रहा है तो इसका मतलब उसको परेशानी हो रही है। सही तरीके से पट्टी करने या ठंडी सिकाई करने से आप उस बच्चे की समस्या को कम कर सकते हैं। आप शांत रहकर बच्चे को भावनात्मक सहानुभूति भी दे सकते हैं, जिससे वह सुरक्षित महसूस करेगा और उसकी परेशानी भी कम होगी। उपयोगी निश्चित रूप से इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि प्राथमिक चिकित्सा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और ये कई बार जीवन रक्षक तो होता ही है और कई बार आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत भी नहीं होती है यदि आप प्राथमिक चिकित्सा देना जानते हैं तो। डॉक्टर साहब, यहाँ पर प्राथमिक चिकित्सा देने के कुछ नियमों की बात हम करेंगे कि प्राथमिक चिकित्सा देते समय हमें किस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है, क्या नियम होते हैं इसके? प्राथमिक चिकित्सा के जो नियम है उनको नॉर्मली हम लोग ABC कहते हैं। जैसे घटना होने के बाद अगर व्यक्ति बेहोश है और उसको सही करने के लिए कुछ बातें आवश्यक होती हैं, जिनको कि हम अल्फ़ाबेटिकल अंग्रेजी के ऑर्डर में ABC क्रम में बोलते हैं। A स्टैंड करता है एयरवे या श्वसन नली के संबंध में। तो जैसे ही कोई व्यक्ति को प्राथमिक चिकित्सा की ज़रूरत है तो सबसे पहले हम लोग उसकी श्वसन नली की जांच करेंगे, जिसमें अपन देखेंगे कि श्वसन नली चेक करेंगे, श्वसन नली खुली है या नहीं। श्वसन नली एक ट्यूब होती है जिससे हवा बाहर से फेफड़ों तक जाती है और बाहर आती है। अगर ट्यूब बंद हो जाती है तो सांस लेना संभव नहीं होता है। यदि किसी व्यक्ति की अपन को चेक करने में ट्यूब बंद समझ में आ रही है, जिसको अपन सिंपल उसके नाक के नथने के यहाँ उंगली रख के चेक कर सकते हैं कि अपनी उंगली पे यदि हवा का आने जाने का प्रवाह स्पर्श हो रहा है, इसका मतलब श्वसन नली ओपन है, और नहीं हो रहा है तो वो बंद है। यदि बंद अपन को समझ में आती है श्वसन नली, तो व्यक्ति की टोडी को ऊपर की तरफ उठाते हुए गर्दन को पीछे ले जाते हैं, जिससे कि श्वसन नली खुल जाती है और वो हवा अंदर बाहर आने जाने का प्रवाह सुचारू रूप से चालू हो जाता है। श्वसन नली को चेक करने के बाद में फिर अपन उसकी ब्रीदिंग देखते हैं, या वो व्यक्ति सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। इसके लिए व्यक्ति के अपन मुंह के पास कान को रख के 5 से 10 सेकंड के शांत होकर के सुनते हैं। यदि वो सांस ले रहा होगा तो सांस की आवाज़ उसकी आएगी। दूसरा,
कपड़े छाती के ऊपर करते हैं तो पेट के ऊपर और नीचे आने जाने से भी अपन समझ जाते हैं कि व्यक्ति सांस ले रहा है। और यदि उस समय पे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति हाँफ रहा है तो इसका मतलब है कि वह सामान्य तरीके से सांस नहीं ले रहा है। तो एयरवे और ब्रीदिंग के बाद तीसरा सी सर्कुलेशन के लिए होता है। सर्कुलेशन मतलब रक्त के परिसंचरण की जांच देखते हैं। परिसंचरण की जांच करने के लिए व्यक्ति को कहीं रक्तस्राव तो नहीं हो रहा है, कहीं पे चोट लग के खून तो नहीं बह रहा है, या शॉक के लक्षण, शॉक मतलब स्तब्धता के लक्षण जैसे कि त्वचा नम है, ठंडी है, फीकी है, वो देखते हैं। यदि कहीं रक्तस्राव हो रहा है तो उसको अपन रोकते हैं, और यदि त्वचा ठंडी या नम हो रही है तो उसके लिए अपन उसको गर्म उपाय अपनाते हैं, कंबल ढांकते हैं ताकि उसके जो सर्कुलेशन है वो नॉर्मल पे आने लगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया कि प्राथमिक चिकित्सा देने के नियम होते हैं, और ABC का जो नियम आपने बताया, एयरवेज, B ब्रीदिंग और C मतलब सर्कुलेशन यानी रक्त का परिसंचरण, इन तीनों चीजों का देखना बहुत जरूरी होता है प्राथमिक चिकित्सा को देने से पहले। यहाँ पर आपसे हम पूछना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, आप शॉक के बारे में आपने बीच में बात की कि शरीर ढीला पड़ रहा है, आपका नम पड़ रहा है, तो शॉक की स्थिति में, स्तब्धता की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? शॉक जिसको कि आमतौर पे हम लोग उसके शरीर का तापमान कम होता जाता है, या त्वचा ढीली पड़ती जाती है, या हाथ पैर ठंडे पड़ते जाते हैं। इसके अलावा मरीज एक अचेत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अचेत जैसी अवस्था में शांत लेटा रहता है, उतना प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करता है, BP उसका कम होता रहता है, जिसके कारण कि ये शॉक की परिस्थिति उत्पन्न होती है। तो उसके लिए अपन को कुछ उपाय अपनाने चाहिए। उसको पूरे शरीर का परीक्षण करके देखना चाहिए, यदि कहीं से रक्तस्राव या खून बह रहा है तो उसको बंद करने के उपाय करना चाहिए, जिसके लिए कि उस जगह पे अपन दास्ताने पहन के जगह को प्रेस कर सकते हैं, या टाइट बैंडेज बांध सकते हैं ताकि खून बंद हो जाए उस जगह से बहना। गर्दन, छाती और कमर के कपड़े ढीले करके उसको खूब हवा देना चाहिए। रोगी को पीठ के बल लिटा करके सिर को नीचे की तरफ करना चाहिए ताकि ब्लड का सर्कुलेशन ब्रेन में बना रहे, जिससे कि रक्त यदि ब्रेन तक जाता रहेगा तो उसकी स्तब्धता की स्थिति कम होगी और ब्रेन ऑटोमेटिकली उसका शरीर का BP बढ़ाने के अपने कुछ उपाय करने लगेगा। रोगी को अच्छी तरह से या तो कोट से या कंबल से या पैर में गर्म पानी की बोतल से अपन को सिकाई करना चाहिए ताकि उसका तापमान एक मिनिमम जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे नीचे ना जाए, जिससे कि बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी तापमान को बढ़ाने में खर्च होती रहती है। तो उसके शरीर को कोट या कंबल से ढकना चाहिए। सिर में यदि चोट ना हो तो स्मेलिंग सॉल्ट आते हैं जो उसको अपन को सुंघाना चाहिए, उससे व्यक्ति होश में आ जाएगा। आने पर अपन उसको गर्म चाय या कॉफ़ी, चीनी ज़्यादा से ज़्यादा चीनी डाल के पिला सकते हैं। चीनी में ग्लूकोज होता है जो उसकी एनर्जी की पूर्ति को करेगा, प्लस गर्म चाय जो है जो व्यक्ति की ठंडा होता जा रहा है उसका तापमान वापस लाने में उसको काम करेगा। यदि ज़रूरी है, ऐसा लग रहा है, तो अपन उसको ऑक्सीजन की सप्लाई यदि उस जगह पे उपलब्ध है तो अपन दे सकते हैं। और रक्तस्राव जिस जगह से हो रहा है तो उस जगह को अपन हार्ट के लेवल से ऊपर ऊंचा उठाकर रखें ताकि ब्लड हार्ट की तरफ पंप हो, ना कि हार्ट से उस रक्तस्राव वाली जगह से निकलता जाए। जी डॉक्टर साहब, आपने ये जो उपाय अभी बताएं, ये उपाय धारदार हथियार से कट लग जाने से, चाकू लग जाने से, छुरा लग जाने से, रक्त स्राव बहुत तेज हो रहा है, इसमें भी काम आएंगे? ये उपाय उसमें भी काम आएंगे। रक्तस्राव वाले व्यक्तियों में इन उपायों के अलावा अपन ऐसा भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि उस जगह को अपन को स्थिर और हार्ट के लेवल से ऊंचा रखना है ताकि रक्तस्राव का वेग कम रहे। यदि अंगों के टूटने की अवस्था छोड़ के अन्य सभी अवस्थाओं में जिस अंग से रक्तस्राव हो रहा हो उसको आवश्यक रूप से ऊपर ही रखना है। कपड़े हटाकर घाव पर हवा लगने दें और रक्तस्राव के भाग को उंगली से दबाकर रखें। बाहरी वस्तु जैसे कोई शीशा, कपड़े के टुकड़े, बाल आदि यदि घाव में हैं तो उनको घाव से निकाल दें। घाव के आसपास के स्थान पे जीवाणुनाशक दवाई का छिड़काव करके या रक्तस्राव विरोधी दवा लगाकर उसको रुई, गौज या लिंट रख के उसको बांध देना चाहिए। जी, रक्तस्राव होने की स्थिति में क्या करना है, बहुत विस्तार से आपने बताया इसके बारे में।
अब हम आगे समझना चाहेंगे, आपने बीच में भी कहा कि तरीके क्या होते हैं, तो किन परिस्थितियों में हमें किन तरीकों का इस्तेमाल करना है वो एक एक करके हम यहाँ पे चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कि बहुत सारे हम आसपास अपने देखते हैं रोड एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, और रोड एक्सीडेंट में सबसे ज्यादा नुकसान जो है हड्डियों को होता है, फ्रैक्चर हो जाता है, अस्थि भंग की स्थिति हो जाती है। तो अस्थि भंग होने की स्थिति में, हड्डियां फ्रैक्चर होने की स्थिति में हम क्या करें? अस्थि भंग होने में उस जगह पे, जिस जगह पे भी अस्थि भंग लग रहा है, उस स्थान पे पटरियों या अन्य उपायों से, जैसे एट द सीन पे मान लो कोई लकड़ी का हार्डबोर्ड मिल गया है तो वो ले सकते हैं, या अम्ब्रेला छाता है तो उसको ले सकते हैं, लकड़ी की स्केल पट्टी मिल गई है तो उसको अपन उपयोग कर सकते हैं, या कुछ नहीं मिल रहा है तो ढेर सारे कागज़ की तह बना के, एक मोटी लेयर बना के उसका हार्डबोर्ड बना ले और उसको अस्थि भंग वाली जगह पे उसको किसी पट्टी की सहायता से बांध दें, ताकि वो जो अस्थि भंग वाले हिस्से का हिलना डुलना है वो बंद हो जाए, जिससे कि मरीज को दर्द भी कम हो जाएगा और उसको आराम भी आ जाएगा। ये करने के पश्चात ही अपन उस व्यक्ति को उस जगह से किसी दूसरी जगह पे स्थानांतरित करने का सोचें। यदि अस्थि भंग के साथ साथ उसको घाव है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अंदर से हड्डी के शार्प टुकड़े फाड़ के चमड़ी से बाहर आ जाते हैं और रक्तस्राव भी होने लगता है, तो हार्ड बोर्ड लगाने या पटरी वगैरह लगाने के पहले अपन उस जगह के रक्तस्राव का, जैसा कि अभी बताया है, उस हिसाब से अपन उसको रोक सकते हैं। और बड़ी चौकसी के साथ बगैर ज़्यादा फोर्स लगाए उस जगह को अपन जो नॉर्मल पोजीशन है उस स्वाभाविक स्थान पर भी बिठालने की यथासाध्य वो अपन कोशिश कर सकते हैं। उसको बिठालने के बाद ही फिर अपन चपत्तियाँ, पट्टियाँ या लटकाने वाली पट्टियों के प्रयोग से उस जगह को स्वाभाविक नॉर्मल नेचुरल पोजीशन में बनाने की चेष्टा करना चाहिए। और दूसरा, यदि संशय हो जहाँ पे कि यह हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, तो उस जगह अपन डाउट वाली स्थिति में, जैसा कि अभी मैंने बताया है, उस तरीके से अपन उस जगह पे चपत्तियाँ लगा के ये मान के चले कि हड्डी फ्रैक्चर ही है, अस्थि भंग ही है, उस हिसाब से अपन को उपाय अपनाने चाहिए। यानी कि अस्थि भंग का जो स्थान है उसको स्थिर रखना, ये मकसद हमारा है। हाँ, ताकि वो और अधिक डैमेज ना हो और डॉक्टर के पास हम उसको सही समय पर ले जाएं। सही समय। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अस्थियों से जुड़ा हुआ एक और केस हमारे पास है, एक और स्थिति बन रही है, वो है मोच की स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि स्प्रेन, जिसे हम मोच कहते हैं, कई बार हम सोए होते हैं, सो के उठते हैं तो हमें मोच का एहसास होता है। कई बार फिसल जाते हैं, पानी में फिसल जाते हैं, बाथरूम में फिसल जाते हैं, तो मोच का एहसास होता है। मोच को हम कैसे सही कर सकते हैं? मोच आमतौर पे दो प्रकार से होती है। एक मूंछ होती है जो कि मरीज या पैदल चलते चलते हाथ या पैर ट्विस्ट हो गया है और गिर गया है, उसके बाद मरीज को आमतौर पे घुटने के आसपास या एंकल के आसपास सूजन आ जाती है और दर्द होने लगता है। मूंछ और अस्थि भंग में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि यदि अस्थि भंग है तो यदि पैर का अस्थि भंग है तो पैर पे व्यक्ति वजन नहीं दे पाता है, हाथ का अस्थि भंग है तो हाथ से वो वजन उठा नहीं पाता है। जबकि मूंछ के केस में मरीज को सूजन ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है, लेकिन केयरफुली वो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का वजन दे के वो चल पाता है। तो मूंछ एक प्रकार की तो ये हुई, इसमें अपन मूंछ के स्थान को यथासंभव स्थिर अवस्था में रख के उसको सहारा दे सकते हैं। दूसरा, उस जगह को, जोड़ को अपन प्राकृतिक अवस्था में लाकर उस पर पट्टी बांध सकते हैं और बर्फ से सिकाई की सलाह देते हैं। यदि चोट लगने के बाद मूंछ आती है तो उस जगह को अपन बर्फ से सिकाई की सलाह देते हैं ताकि वो जगह पे सूजन कम से कम आए और मरीज को दर्द ना हो। दूसरे प्रकार की मूंछ होती है जिसमें कि कभी कभार ऐसा होता है कि सुबह अपन सोकर उठे हैं या पलंग पे आड़े तिरछे लेटे हैं या कुर्सी पे आड़े तिरछे बैठने से उस जगह की नस खिंच जाती है और अकड़ जाती है, उसमें दर्द आने लगता है। जब ये बगैर चोट के कारण से जो मूंछ वाली स्थिति निर्मित होती है, जिसको कि हम लोग आमतौर पे मसल स्पाज्म भी बोलते हैं, इस कंडीशन में उस जगह की गर्म सिकाई करनी चाहिए जिससे कि वो मसल्स रिलैक्स होती हैं और उनको दर्द में रिलीफ आता है। और उसके बाद अपन साथ में एनाल्जेसिक या जो दर्द निवारक दवा है वो दे सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, आपने मोच जो आमतौर पर लोगों को हो जाता है, बहुत ही कारगर उपाय आपने बताए। अब हम बात करना चाहेंगे कि अचेतना अवस्था में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बेसुध सा हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं कि बेहोश हो जाता है, तो उस अवस्था में प्राथमिक उपचार क्या होने चाहिए?
बेहोशी वाली अवस्था में सबसे पहले उस व्यक्ति को बेहोशी का कारण ढूंढने का प्रयास करते हैं, या जैसे कोई गैस के कारण से या फायर के कारण से, इसके कारण से जिस भी व्यक्ति को जिस भी जगह पे अचेत हुआ है उस जगह से आमतौर पे व्यक्ति को सबसे पहले उस जगह से हटा देना चाहिए, ताकि जो उस जगह पे कारण थे बेहोश करने वाले वो उस जगह से हट जाएं। उसके बाद में अचेत अवस्था के लिए, जो कि मैंने ABC प्रोटोकॉल अभी बताया था, उस हिसाब से व्यक्ति का आगे उपचार करते जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा। और आगे बढ़ना चाहेंगे हम। अब कुछ ऐसी परिस्थितियां लेते हैं जो अपने आसपास हम देखते हैं, जैसे सांप काटना। सांप काटने की अवस्था में यदि व्यक्ति को मालूम चल जाए कि सांप ने काटा है, तो क्या कदम उठाना चाहिए? प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए? लोगों में ये भ्रांति रहती है कि वो तो सांप ने काटा है तो वो तो विषैले ही सांप ने काटा हुआ है। ये एक भ्रांति आमतौर पे सभी व्यक्तियों के दिमाग में रहती है, और कई बार इसके कारण से व्यक्ति घबराहट के ही कारण से हार्ट अटैक और उस अवस्था में चला जाता है। जबकि कभी भी सर्प काटता है तो बहुत ज़्यादा घबराए ना, शांति से शांत दिमाग से काम लें। पहले तो व्यक्ति जो भी जहरीले सांप ने काटा है उसकी प्रजाति को पहचानने की कोशिश करें यदि उस जगह पे हो। आमतौर पे नाग कोबरा या करैत प्रजाति के जो सांप होते हैं उनके कारण से न्यूरोलॉजिकल या मस्तिष्क संबंधी लक्षण देखने को मिलते हैं, जबकि जो वाइपर वाला सांप के काटने पर रक्त वाहिकाएं या RBC जो रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, वो नष्ट होती जाती हैं। आमतौर पे सांप काटने के लक्षण में सांप के काटने की जगह पे निशान हो सकता है, वो जगह सुन्न हो सकती है, दर्द की जगह लाल पड़ सकती है, काटे हुए स्थान पे गर्म लग सकता है, सूजन आ सकती है, जो काटे हुए निशान के आसपास की ग्रंथियां लिम्फ नोड्स हैं उस जगह पे सूजन आ सकती है, आंखों में धुंधलापन लग सकता है, या सांस लेने में बात करने में मुश्किल लग सकती है, या और ज़्यादा सीरियस अवस्था में मरीज मुंह से लार टपका सकता है या बेहोश या कोमा हो सकता है। अब ऐसी परिस्थिति में जब भी अपन को ये प्रतीत हो रहा है कि ये मरीज बेहोश या ये जो लक्षण है वो सांप काटने के कारण से लक्षण है, तो रोगी को सबसे पहले तो आराम की सलाह दें, उसको आराम करने दें, शांत करें, आश्वासन दें ताकि घबराहट दूर हो जाए, और जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो वो उसका कम से कम हो जाए। जो सांप के काटे हुए स्थान है उसको साबुन लगाकर ढेर सारे पानी से खूब धुलें। उस स्थान को, जो सांप काटा हुआ स्थान है, उस जगह को हार्ट के लेवल से नीचे रखें ताकि जहर ऊपर की तरफ ना जाए। काटे हुए स्थान के आसपास बर्फ पैक को भी लगाएं, जिससे कि रक्त वाहिकाएं सिकुड़ती हैं और जहर का फैलना कम होता है। जो व्यक्ति है उसको सोने ना दें और हर पल उस पर नजर रखें। होश आने पे जो कि ABC एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन रूल है उसको अपनाएं, और जितने जल्दी से जल्दी हो सके मरीज को अस्पताल जरूर पहुंचाएं। जी, बहुत बढ़िया उपाय डॉक्टर साहब आपने बताए कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर जो सांप होते हैं वो विषैले नहीं होते हैं। तो पहली चीज ये है कि घबराए ना। और यहाँ पर एक अवस्था और अब हम समझना चाहेंगे। कई बार लोग आत्मघाती कदम उठाते हैं जिसमें गले को घोटना, फांसी लगाना, ये अवस्थाएं आती हैं। यदि हम अपने आसपास किसी व्यक्ति को ऐसा करते हुए देखते हैं या ऐसी परिस्थिति में पाते हैं, तो जो व्यक्ति उनके नजदीक है वो कैसे उनकी जीवन रक्षा के लिए कदम उठा सकता है? सबसे पहले फांसी लगाए हुए व्यक्ति को, जो कि फांसी पर लगा हुआ है, उसको नीचे से पकड़ के ऊपर की तरफ उठा दें ताकि जो उसके गले पे रस्सी का कसाव हो रहा है वो कम हो जाए। रस्सी का कसाव कम होने पर रस्सी को काटकर उसके गले को छुड़ा दें। उसके बाद में फिर अपन उसको कृत्रिम सांस दिलवाएं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे उपाय आपने यहाँ भी बताएं। बस एक और अवस्था आपसे हम समझना चाहेंगे। कई बार होता है कि हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है, या हम घर में कुछ उपकरण देख रहे होते हैं, खुले तार होते हैं, तो बिजली का जो शॉक लगता है, करंट लगना जिसे बोलते हैं, उस अवस्था में प्राथमिक उपचार क्या हो सकता है? बिजली का शॉक लगने में ये ध्यान दें कि यदि व्यक्ति बिजली के संपर्क में हो तो कोई भी गीली चीज या आप भी गीले कपड़े हुए पहने हुए ना हो, या उससे कांटेक्ट दूर करने के लिए कुछ सूखी लकड़ी या कोई ऐसी चीज जो कि कुचालक हो
उसके सहारे से जो व्यक्ति को बिजली के तार जोड़े और रखे हुए हैं उनको दूर करें। दूर करने के बाद व्यक्ति को उस जगह से करंट वाले स्थान से दूर लेकर जाएं और उस जगह पे फिर एबीसी के अनुसार उसका प्राथमिक उपचार अपन प्रारंभ कर सकते हैं। जी, सारी अवस्थाओं के बारे में हमने एक एक करके लगभग चर्चा कर ली और एबीसी का जो प्रोटोकॉल आपने बताया, नियम बताया, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर जगह काम आ रहा है। डॉक्टर साहब, बस चलते चलते आपसे हम समझना चाहेंगे कि हर व्यक्ति अपने आसपास कुछ ऐसी दवाओं को रख सके जिसे फर्स्ट एड बॉक्स बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा किट बोलते हैं, वो रख सके। जो हर व्यक्ति को अपने घर पे एक फर्स्ट एड बॉक्स या प्राथमिक चिकित्सा किट जरूर रखना चाहिए, जिसमें कि उसको बैंडेज हो, साथ में एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, क्लोरहेक्सिडीन सॉल्यूशन मार्केट में बहुत से नाम से अवेलेबल है, वो एक शीशी साथ में रखे। कटे या छिले हुए घाव पे लगाने वाली पट्टी जो होती है वो पट्टी उस फर्स्ट एड बॉक्स में रखे। एस्पिरिन टैबलेट को रखे, जो कि हार्ट अटैक की यदि स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है तो बहुत ही कारगर साबित होती है। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल टैबलेट, एटोरवास्टैटिन टैबलेट, इनको अपने फर्स्ट एड बॉक्स में जरूर रखें। डॉक्टर साहब, एक जिज्ञासा और है जो आपसे हम समझना चाहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम अकेले हैं और हम मदद के लिए लोगों को नहीं पुकारते हैं, और शायद एक से भले दो होते हैं, दो मिल जाएं तो दो दिमाग भी होगा और अलग तरीके से हम लोगों की मदद कर पाएंगे। तो हमें मदद लेने से नहीं हिचकना चाहिए, चाहे वो मेडिकल असिस्टेंस हो या अपने आसपास के लोगों की बात हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जब भी कभी कोई भी व्यक्ति को ऐसे अपन देखते हैं जिसके लिए प्राथमिक उपचार की ज़रूरत पड़ रही है, तो अपन को आसपास में जो भी व्यक्ति हेल्प के लिए मिल सकता है उस व्यक्ति को ज़रूर अपनी हेल्प के लिए बुलाएं। और ये ज़रूर साथ में देते समय ध्यान रख लें कि यदि कोई योग्य चिकित्सक उस जगह पे मिल जा रहा है तो अपन उसका असिस्टेंट बन के भी काम कर सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा देने वाला व्यक्ति ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि जो मरीज है उसकी जान बचाने के लिए जो हेल्प कर सकता है उसकी अपन हेल्प जरूर लें। जी डॉक्टर साहब, आपने आम आदमी को जो कि प्रशिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है चिकित्सा के क्षेत्र में, कैसे जीवन रक्षक प्रणाली को अपना सकता है और अपने आसपास के लोगों की जीवन रक्षा में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, बहुत विस्तार से आपने फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर राघवेंद्र चौबे, प्रोफेसर अस्थि रोग विभाग, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से आप हमारे बीच आए और आपने हमारे श्रोताओं को प्राथमिक चिकित्सा के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद।